तो सुप्रभात बच्चों, हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं और मुझे बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही खुशी के साथ श्री अरविंद दीक्षित सर का स्वागत करते हुए आप जहां भी हैं वहां माइक ऑन करके जोर से एक बार ताली बजाएं सर के लिए। मैम आपने कहा था आपके सबसे चहेते। हाँ, मैंने सुबह ही कह दिया था बच्चों से कि बच्चों आपके सबसे चहेते व्यक्तित्व को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ और मैंने ये भी कहा था कि आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बच्चों, मैं एक बात आपको सर के बारे में बताना चाहती हूँ। अब काफ़ी समय हो गया मुझे सर के साथ रहते हुए। सर की विद्वत्ता का कोई कहना चाहिए कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सर का व्यक्तित्व ऐसा है कि हर कोई उनसे आकर्षित होता है और आकर्षण व्यक्तित्व में तब आता है जब आपका बोलने का तरीका, आपका स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका, दूसरों को आदर देने का तरीका, प्यार देने का तरीका, सहानुभूति का भाव, दूसरों की मदद करने का भाव आपके मन में होता है। तो ये सर का व्यक्तित्व है। विद्वत्ता के बारे में मैं अगर कुछ शब्द कहूँगी तो वो शब्द कम पड़ेंगे। और सर इतिहास के इतने अच्छे जानकार हैं कि इतिहास उनको जब कभी भी मेरी उनसे बात होती है तो वो इतनी सारी बातें बता देते हैं कि मुझे आधी समझ भी नहीं आती है। इतने सन उनको याद है, हर चीज़ पता है, इसमें ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। कल भी फ़ोन पर जब बात हो रही थी सर ने मुझे यूके की पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री बता दी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सर से सीखने का मौका मिलता है। मैं चाहती हूँ कि आज डायरी के पन्ने पाठ, जिसको एनी फ्रैंक ने लिखा है, जो बच्चे जानते भी हैं, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक जो डायरी है, जो अब प्रकाशित हो चुकी है काफ़ी समय पहले, उसके बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके और सर के बीच में बिल्कुल आना नहीं चाहती हूँ। अब मैं सर को आमंत्रित करती हूँ और मेरा अनुरोध है सर से कि सर आप आएँ और हमारे बच्चों को सब बताएं जो इन बच्चों के लिए ज़रूरी है जानना और पाठ से संबंधित है। और बाकी मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको सब पता है सर। कृपया आप आएं। सर माइक ऑन कर लीजिएगा, माइक ऑफ है आपका। सर को सब लोग पिन कर लेंगे जी। सब लोग सर को पिन कर लेंगे तो सर। थैंक यू मैडम जी। आप साहित्य की हैं तो आप तो नए नए शब्द ढूंढ के लाती हैं किसी को वेलकम करने के लिए, है ना। और हम लोग यहाँ लोकल बोलते हैं कि झाड़ पे चढ़ाना, तो वो सब साहित्य वालों को आता है कि कैसे। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी नॉर्मल है, भी बहुत एक से एक लोग विद्वान हैं दुनिया में। हमारा ज्ञान तो बहुत छोटा सा ही है, ये बात सच है। ज्ञानी लोग बहुत पढ़े हुए हैं। मेन यहाँ पर जो आपका लेसन, इनका लेसन आपने ये पढ़ा दिया या अभी पढ़ा रहे हैं? सर चल रहा है सर, अभी चल रहा। तब तो ये फायदा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका फायदा आपको तभी होगा जब आपने ये लेसन अभी पूरा नहीं पढ़ा जी। वजह क्या है कि इसको मैंने कल, आपने मुझे किताब भेजी थी, ये लेसन भेजा था, तो मैंने उसको पढ़ा, देखा। उसमें बहुत पहले पढ़ चुका था मैं एक बार, लेकिन फिर देखा इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि अगर इसको लिंक, इसकी चीजें अगर उनके समझ में आ जाए, जो कल मैंने उसको पढ़ा, ये देखा कि इसकी अगर बैकग्राउंड उनको समझ में आ जाए तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस लेसन को अंडरस्टैंड करेंगे। जी। तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, और हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में एक बात आप ध्यान रखिएगा, बिना हिस्ट्री के दुनिया भी नहीं चल सकती। हिस्ट्री की डेफिनेशन केवल एक शब्द की है, रिटन पास्ट। लिखा हुआ भूतकालीन घटनाओं का वर्णन जो है वही कहलाता है इतिहास। अब आप कहेंगे अगर लिखना नहीं, तो जब लिखना नहीं लोग ना जानते थे तो उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। प्राग या प्राग वर्ड यूज किया जाता है बैक के लिए। तो लिखने से जहां से शुरुआत हुई, जानकारियों मिलना शुरू हुई, वहां से इतिहास। मैंने इसलिए कहा कि इसके बिना जीवन संभव नहीं इतिहास के, क्योंकि हम रोज अपनी पुरानी वाली घटना से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप अपने परिवार की बैकग्राउंड पता लगाएं, आप अपने आसपास के एरिया की बैकग्राउंड पता लगाएं, वैसे ही लोग होते हैं, वैसे ही जीन्स होते हैं, उसी तरीके की घटनाएं घटती हैं। तो इतिहास से आप रोज सीखते हैं, डेली आप अपनी किसी पुरानी घटना से जरूर सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, और आपको लग रहा है हम इतिहास ही नहीं पढ़ रहे हैं।
नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत जुड़े हुए हैं बिना इतिहास के, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो इतिहास बोरिंग नहीं है, पढ़ाने का ढंग भले ही लोगों का बोरिंग हो सकता है, लेकिन इतिहास अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन इतिहास की एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसका मल्टी डायमेंशन होना। एक घटना जो मेरे साथ घटती है, मुझे ये नहीं पता लगता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। हर आदमी देखने वाला उस घटना को अपने अपने स्टाइल से देखता है। जिसने मेरे साथ वो किया वो अपने स्टाइल से सोचता है, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ। मुझे बुरा लगा तो मुझे वो घटना बुरी लग रही है, सामने वाले ने क्या बेनिफिट देख के मुझे ऐसा किया। तो इसलिए इतिहास को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, कभी भी किसी को जज करने की कोशिश मत करें आप सामने वाले को। हो सकता है कि उस वो कार्य आपकी बड़े होकर आपकी समझ में आए कि मेरे मदर या फादर ने ऐसा क्यों किया था तब, अभी वो समझा नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इतिहास के ये इसलिए बताया मैंने कि इतिहास को आप जब भी पढ़ें, जैसे अब आप पढ़ने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये किसी एक आदमी का व्यू पढ़ रहे हैं आप, सबका व्यू नहीं पढ़ रहे हैं। एक ही घटना का वर्णन अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग किया है और लोगों ने इसे अपने फायदे में भी यूज किया है। राजनीति में इतिहास का बहुत फायदे में यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अपने तरीके से लोग मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो घटनाएं मैं बताऊंगा आपको, आप उस पर एक बात मेरी ध्यान रखेंगे कि ये कोशिश मत कीजिएगा कि उसको आप वर्तमान से जोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें, घटनाएं आपको उस तरह प्रेरित करेंगी कि आप वर्तमान से उन्हें जोड़ेंगे जरूर। लेकिन कोशिश है मेरी कि ना करें, क्योंकि एक ही तरीके पे चल के हो सकता है अच्छा काम हो जाए और एक ही तरीके पे चलकर हो सकता है कि बुरा काम भी हो जाए। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार की। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट पहले मैं आपको दूं कि युद्ध कभी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता, वार से कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती। जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई कर लें तो सब समस्या सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और जो आप लेसन पढ़ रहे हैं इसमें यही बात सबसे स्पष्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस लेसन का जो गहराई मैंने महसूस की वो ये की कि इससे लोग ये बताना चाह रहे हैं, जिन विद्वानों ने ये आपके चैप्टर आपके उसमें रखा, कि बेटा जितना आप समझ रहे हैं कि युद्ध जो है करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं या आपका देश तैयार हो जाता है या लोग सोचते हैं कि हम युद्ध में कूद जाएं, उसके क्या परिणाम होते हैं इमीडिएट और कितने दूरगामी परिणाम होते हैं, इसको इस लेसन में बड़ी गहराई से महसूस करेंगे आप। एक एक क्षण एक एक तरीके से वो आदमी बर्बाद होते चले गए जो इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस कहानी जो आप पढ़ रहे हैं डायरी, इसमें इस डायरी का एक शॉर्ट जिस्ट ये है कि जिस लड़की ने ये लिखी है वो और उसकी फैमिली वास्तव में क्या थे, कौन सी उससे थे धर्म से, उनका धर्म क्या था बताइए बच्चों। जानता हूँ ईसाई धर्म, नहीं, ज्यूस। ज्यूस, बिल्कुल। ईसाई नहीं। अब यहाँ पर फिर आप एक बात मेरी याद रखिएगा सर, यहूदी धर्म। हाँ, मूल रूप से जो कोई भी इस बात को बुरा नहीं मानेगा, ये मेरी अपना पर्सनल व्यूज रखिएगा याद, है ना। इतिहास पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर नाराजगी जाहिर किया कीजिए किसी से। तो मैं अभी केवल अपने व्यूज बता रहा हूँ, आपको पसंद आए तो रखिए, नहीं तो उसको फेंक दीजिए। जो मैंने इतिहास पढ़ा उसमें मैंने देखा कि सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज और ये अफ्रीका वगैरह के एरिया में ज्यूज ही थे, यहूदी ही थे। यहूदियों की किताब थी अवस्थाए जंद, और उस किताब में एक जगह पर किसी ने ये लिखा, अच्छा अवस्थाए जंद भी जो है वो उन्हीं गैब्रियल सपने में आए थे और उसी के द्वारा लिखी गई है। मतलब इन तीनों ही किताबों में, कुरान में जो आपकी पवित्र कुरान है और अवस्थाए जंद है और बाइबल है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट बाइबल के नाम है, ये तीनों ही किताब में इन लोगों के सपने में जो आए थे पैगंबर वो गैब्रियल थे, तीनों में ही। तो इसका मतलब समझिए किताब का तीनों का लिंक है कुछ। तो ये तो आप जब पढ़ेंगे या बड़े होंगे तो समझ में आएगा। मेरी समझ में तो आ गया कि यहूदी धर्म में एक जगह पर ये लिख दिया था कि एक बार ऐसे सितारे होंगे आसमान में, ऐसे चांद सितारे होंगे, तो एक बच्चे का जन्म होगा जो ईश्वर का पुत्र होगा। कुछ लोगों ने ईसा मसीह के बाद, उनकी डेथ के बाद ये मान लिया कि वही थे जो इसमें पैदा हुए थे।
और एक नया धर्म उसमें से निकल आया यहूदी धर्म में से, जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी। ऐसे ही उसमें से एक इस्लाम धर्म, यानी तीनों धर्म वास्तव में यहूदी धर्म के ही, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म, अगर आप देखेंगे इनके पूर्वज भी एक है, इनकी सारी एक्टिविटीज भी एक है, तीनों में एक दूसरे का वर्णन भी किया गया। ये तो हुआ इनका इतिहास। अब ये इस रेफरेंस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों का वर्णन आ रहा है और यहूदियों से हिटलर बहुत नाराज था। ये आप जानते हैं, जैसे युद्ध के बारे में आपको बताऊं कि 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, पहली बात तो वर्ल्ड वार का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग, बहुत सी कंट्रीज एक साथ आपस में लड़ जाएं। 1, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 5 कंट्री का नहीं, कम से 30 से 40 कंट्री इसमें लड़े हैं आपस में। दोनों वर्ल्ड वार की खास बात क्या है, दोनों यूरोप में शुरू हुए हैं, दोनों जर्मनी ने शुरू किए हैं, दोनों में जर्मनी हारा, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी सोच खराब थी या वो गलत थे। हिटलर की फिलॉसफी को समझने वाले बहुत सारे लोग आज भी उसको सही मानते, बहुत बड़ा विद्वान के तौर पर मानते हैं, भले ही उसके कुछ फैसले गलत हो गए हों। मैं उसकी महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं। देखिए, उसके एक काम की वजह से आप उससे नफरत करने लगे, ऐसा नहीं है। उसने जो कुछ किया, जब आप उसको जानेंगे, अभी हम बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हिटलर केवल जो डिफेम करके लोगों को, मैंने इसीलिए कहा ना, इतिहास को हर आदमी अपने नजरिए से देखना चाहिए और आपको भी वैसे ही देखना चाहिए। किसी के कहने पर हिटलर को बुरा मानना या अच्छा मानना ये ठीक नहीं है। उसके काम देखकर आप जज कीजिए। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले तो वर्ल्ड वार आपको मैंने बता दिया कि जब बहुत सारे कंट्रीज लड़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उस समय भी हिटलर था सैनिक जर्मनी में, और वो उनकी सेनाओं में भी शामिल था। सेना के सामान्य सिपाही के तौर पे उसने वो युद्ध भी ज्वाइन किया। नेतागिरी भी थोड़ी बहुत उसने करी और वो उसमें भी था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो था, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा भी और देखा भी सामने से कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ। तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए उसमें भी। और उसने ये देखा, देखिए, विश्व की कुछ देश ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, अब तो बहुत से कंट्री में लगे। इनमें जो है देशभक्ति भी एक अजीब से लेवल की है। यानी हमारे देश में हम क्या करते हैं कि इंडिया को जो है जब चाहे बुराई भी कर देते हैं, उसकी बुरी बातें भी कह देते हैं। लेकिन आप जर्मनी के किसी व्यक्ति के सामने कभी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसमें उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं इसको। उन लोगों में उग्र राष्ट्रवाद है, अपने देश के बारे में बुरी बात तो सुनना ही पसंद नहीं करते, है ना। ये खैर अच्छा या बुरा, ये तो आपकी सोच है कि ये अच्छा है या बुरा है। राष्ट्रवाद का ही कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तो मेन बात यहाँ पर हुई कि जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब फाइनल स्टेज में था, उस समय ऐसा हिटलर को फील हुआ, लोगों को फील हुआ कि यहूदी, अब देखिए यहूदी उससे पहले क्या थे और उसके बाद क्या थे। वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट जो कौम थी, सबसे अमीर दुनिया के जो लोग हुआ करते थे, आज भी उनमें से बहुत सारे हैं जो उस समय भाग गए थे वहां से। वो यहूदी जो है सबसे बड़े मर्चेंट हुआ करते थे उस समय के, सबसे बड़े व्यापारी हुआ करते थे, और उनके पास कितनी दौलत है इसे काउंट करना संभव नहीं था। हिटलर का मानना केवल ये था कि जिस समय जर्मनी हार रहा था उसे पैसे की जरूरत थी, हथियार खरीदने थे और कई काम करने थे, देश की परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थी, जो भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर इन लोगों ने हेल्प की होती तो हमारा देश हारता नहीं। आप भी समझे कि किसी देश के नागरिक अगर ये फील करने लगे कि इस कौम ने उनको जीतने नहीं दिया, हारने में मदद की, तो बहुत सारे लोग उनसे नफरत करने लगेंगे। हिटलर में ये कुछ ज्यादा था। मैं भी जब इस को पढ़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो फिर कुछ ऐसी बुक्स भी मेरे हाथ लगी जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी आदमी का एक घटना से इतना नफरत करना किसी कौम से प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा है। तब मैंने देखा कुछ राइटर्स ने ये लिखा
कि बचपन में वो बहुत गरीब फैमिली से था और एक होटल में काम करता था। वहां के मालिक ने कुछ मिसबिहेव किया था उसके साथ, कुछ बदतमीजी टाइप हरकतें ऐसी थी या कुछ ऐसा था जिसको उसने महसूस कर लिया, उसके लग गई। एक्चुअली बचपन जो होता है ना, आपकी उम्र तक का ये हिस्सा, इसमें कोई आदमी कोई आपके साथ एक्टिविटी करता है तो आप उसे याद रखते हैं लाइफ लॉन्ग। ये बात सच है। किसी के भी जो नॉलेज किसी के दिमाग में डालनी होती है, या जो बड़े राजनीतिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पार्टियों की फिलॉसफी इसी उम्र में लोगों के दिल में डाल देते हैं। हम सब उसी एरिया के हैं। हमारे अंदर में भी कुछ किसी पार्टी विशेष ने इस तरीके की बातें डाल दी हैं कि अब हम उस चीज से बाहर की बात सोचने पे हमें लगता है कि नहीं गलत हो रहा, जबकि सही हो रहा है वो, लेकिन हमें लगता है ऐसा। खैर ये हम बात करेंगे इस पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ऐसी वजह मुझे नजर आई जिसकी वजह से यहूदियों से उसे तमाम नफरत थी। लेकिन ऐसा नहीं केवल वो यहूदियों को मारता था। जब आप हिटलर की पढ़ेंगे तो आप जानेंगे हिटलर ने केवल उनको नहीं मारा, तो बहुत लोगों को मारा उसने। ऐसी 5 जातियां थी जिनको वो चाहता था समूल नष्ट करना। उसमें जिप्सी भी थे, जिप्सी थे, यहूदी थे, और सबसे बड़ी बात है जो आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो ये कहता था कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं ना, इनको भी मार देना चाहिए। डिसेबल जो है ये खर्चा बढ़ाते हैं देश का, ये प्रोडक्टिव नहीं है। आदमी को प्रोडक्टिव, हेल्दी, देश प्रेमी, लड़ने वाला ऐसा होना चाहिए। उसकी इसी तरीके की सोच को कहा गया है। जो उसकी पार्टी का नाम था, शॉर्ट नेम था नाजी। मेन तो उसने सोशलिस्टिक पार्टी के अगेंस्ट ये पार्टी बनाई थी, फिर इसका शॉर्ट नेम पड़ गया नाजी। फिर यही आज विचारधारा पढ़ते हैं, नाजिज्म कहते हैं उसकी विचारधारा को। और जब शुरू में उसने कुछ हरकतें करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसको राजा साहब ने पकड़ के, वहां पे चांसलर बोलते हैं उनको, उन्होंने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया था। जेल में डालने पर उसने वहां पर एक किताब लिखी, मीन कैम्प। मीन कैम्प करके एक बुक थी, उसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। आपकी लाइब्रेरी में किताब है, लेकिन इस किताब में आपको वहीं तक का वर्णन दिखाई देगा जहां तक हिटलर बना। यानी अभी वो शासक नहीं बना, जेल में ही था, क्योंकि जेल में लिखी है उसने। जेल के बाद की जो घटना है उसका कैरियर ही बिल्कुल अलग बदल गया। उसके विचारों की वजह से, उसके तरीकों की वजह से कैरियर उसका बदल गया। वो बहुत बड़ा शासक बना, विश्व विजय करने की कोशिश में से एक वो भी था, ऐसे लोगों में से। तो उसने क्यों मारना चाहता था वो डिसेबल लोगों को? क्योंकि उसे लगता था ये अनप्रोडक्टिव है, और इसके लिए वो एक वर्ड यूज करता था। मैडम जानती हैं, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और एक फिल्म भी आई थी इस पर, यूथनेजिया करके एक वर्ड आता है। अभी भी आप ना अपने लोकल एरिया में कभी कभी डिस्कशन देखेंगे, बहुत से देशों में डिस्कशन चल रहा है यूथनेजिया पर। यूथनेजिया का मतलब है इच्छा मृत्यु, कि मेरी इच्छा है कि मैं अब इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो मुझे मरने की परमिशन होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूथनेजिया। तो उसका कहना था कि इन्हें यूथनेजिया कर दीजिए, जितने भी डिसेबल्ड हैं, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा है नहीं। आदमी कितनी भी बुरी स्थिति में हो, आपने लोगों को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। मैं तो रोज देखता हूँ ऐसे लोगों को, और मन से महसूस करता हूँ कि कितनी ताकत है लोगों की जिंदा रहने की, लोगों को कितनी वो है। तो पता नहीं क्यों लोग मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं, या एक से एक डिसेबल, एक से एक बुरे हालात में भी लोग चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। जिनकी आस औलाद नहीं है, कोई नहीं है, वो भी जिंदा रहने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। जीवन इतना लोगों को पसंद है। तो यूथनेजिया के द्वारा वो क्या करता था, लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को पकड़वा लिया, और फिर उनको एक साथ किलिंग करता था, फुल एक साथ किलिंग। किलिंग के लिए वो जो है, कभी उसने लिखा नहीं उस पर कि इन्हें मार दो या इन्हें डेथ सेंटेंस, ऐसा नहीं लिखता था वो। शब्दों का चयन बड़ी सोच समझ के। जैसे आपने उनके कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में सुना कि बहुत सारे कैंप उनसे बना रखे थे, जिसमें वो युद्ध बंदियों को रखता था, या यहूदियों को, जिप्सियों को, या डिसेबल्ड को भी ले जाते थे कभी कभी। उसमें रखने के बाद, जैसे उसे मान लीजिए कि मारना उन लोगों को, तो वो आदेश क्या देगा, इवैक्यूएशन,
इवैक्यूएट कर दीजिए। वो जो 5 रूम है उन्हें इवैक्यूएट कर दीजिए, यानी खाली कर खाली दीजिए। कर दीजिए। तो उसके सब लोग जानते थे कि खाली करने का मतलब क्या है, आज इन सबको इनका काम तमाम फिनिश, मार दो इनको। तो उन सबको किसी ना किसी तरीके से मार दिया जाता था। अब यहाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। जब आप जानेंगे तो तरीके इतने खतरनाक थे कि सोच कर भी आज आश्चर्य होता है। इस किताब में, इस लेसन में मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को महसूस किया कि अच्छा वो ऐसा क्यों करता था। वो क्या करता था, सब लोगों के कपड़े उतरवा लेता था, क्योंकि उस समय युद्ध के दौरान कपड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जूतों की बहुत जरूरत थी, तो सारे इकट्ठे करवा लेता था, वो पब्लिक में भिजवा देता था। लोगों से खुद गड्ढे खुदवाता था और उनमें उन्हें ही दबा के दूसरे लोग जो दूसरे और प्रिजनर्स थे वो उनको उनमें दबा दिया करते थे, यानी जिंदा दफन करते थे लोगों को। खुद उसे मालूम है कि वो जो खोद रहा गड्ढा इसमें अब वो दबाया जाएगा, पता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को भी जमीन में दबाया उसने। इसके अलावा गोली मारने से गोलियां वेस्टेज होंगी, तो गैसेज का इस्तेमाल किया उसने। कमरे में बंद करके गैस छोड़ दीजिए, जहरीली गैस, लोग मर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें किसने बताई, कैसे बताई? तो यही तो इस लेसन की खास बात है। ये पॉइंट भी यहाँ क्लियर किया इस लेसन ने। मैंने जब पढ़ा तो उसमें था कि 2 करोड़ पन्नों में से एक पन्ने पर 40वीं नंबर फाइल में इस लड़की का नाम लिखा हुआ था, एन फ्रैंक। 2 करोड़ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो लोगों ने सेल्फ राइटिंग किए या उसने जो कारनामे किए उसके एविडेंसेस। लोग जानते थे कि हो सकता है हिटलर हार जाए, तो ये जो दूध के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं इन्हें साफ करके इसके अंदर लिख लिख के डायरियां छुपाई लोगों ने। मतलब जिसे जो भी जहां लगा उसने वो चीज वहां छुपा दी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जिससे कि अगर ये हार जाए तो ये बचे ना किसी कंडीशन में भी, लोगों के सामने आए कि ये क्या आदमी था। राइट, बात समझ रहे हैं आप? 2 करोड़ वो चीजें इकट्ठी करी गई हैं और उसकी बेस पर उनमें से मैंने देखा कि उसमें बड़ा सेंटिमेंटल वर्ड उसमें लिखा था कि इसमें सिर्फ एक बार उसका और उसके परिवार का वो यूज हुआ है नाम, कि यहाँ पर उसके पिता माता को पकड़ के और उनके साथ उनका वो मार्गरेट थी और वो लोग थे, उनको पकड़ के वो लोग और वो लोग उनको ले गए। एक जानवर पकड़ने वाली गाड़ी में उनको पकड़ के ले जाया गया और बाद में कंसंट्रेशन कैंप में उनको डाल दिया गया। उस कैंप का भी एड्रेस उसमें नहीं लिखा है। बात समझिए, ये भी नहीं पता है कि वो किस वाले कैंप में मरे थे, लेकिन ये कंफर्म था कि जब उनको अरेस्ट किया गया, ले जाया गया, तो उस समय वो लोग थे और उनको ले जाया गया। उसमें ये लड़की भी थी और उसी की डायरी आप ये पढ़ रहे हैं। उसमें उसने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है जो उसके आसपास थी, जो उसने न्यूज से सुनी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो चीजों का वर्णन उसने किया? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जर्मनी हारा, इसका दोषी इसने अपने स्टाइल में सोचा हिटलर ने कि यहूदी भी हैं उसके दोषी, तो उनको तो खैर वो मारता ही था। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब जब वो हेड ऑफ द कंट्री बना, तो हेड ऑफ द कंट्री बना, इसका शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में शुरू में उसे जेल में डाल दिया गया था, फिर उसने वहां एक किताब लिखी। अब देखिए ये इंटरनेशनल एक मामला है, आज भी चल रहा है, वो आज भी है और पहले भी है। हम लोग सिर्फ पता किस चीज से लड़ रहे हैं? विचारधारा से लड़ते हैं हम। धर्म एक विचारधारा है, शासन करने की भी एक विचारधारा है, एक नहीं है कई है, जिसमें से एक विचारधारा है समाजवादी, जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। ये जो विचारधारा उसने दी वो जितने लोगों को पसंद आई, उनमें से बहुत से देशों में क्रांतियां हुई और सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बन गई, जिसमें आप जानते हैं रूस था तो उसका नाम यूएसएसआर पड़ गया था, चीन में भी हुआ, और आपके अभी आप जानते हैं ये नॉर्थ कोरिया, कोरिया में भी है। और इन सब लोगों की सोच क्या होती है? ये जितने भी सोशलिस्टिक लोग होते हैं उनकी एक सोच है, वो बहुत से लोग आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि
सोशलिस्टिक गवर्नमेंट ने, जब मैं छोटा था यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे मालूम था रशियन लोग जो है यहाँ पे किताबें फ्री में बांटते थे, हमारे कॉलेज में आके फ्री में किताबें दिया करते थे। वो चाहते थे कि लोग सोशलिस्टिक उससे जो है प्रभावित हो जाए। ये आपके यहाँ जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है उड़ीसा में और इसके आसपास, ये इसी सोच को है, इसी सोच का नतीजा है। वो वही नेपाल में आई थी, वही सोच जो है बाद में नेपाल से तो खैर हट गई, प्रचंड जी बने उसके बाद, लेकिन ये सोच काफी जगह पर थी और यही सोच जो है सोशलिस्टिक वाली, वो हमारे देश में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। और वो सोच क्या है जिसकी वजह से उन लोगों को कई बार अरेस्ट, देखिए सोचने की वजह से भी अरेस्ट हुए, उन्होंने ऐसी बातें लिख दी तो अरेस्ट हो गए। वो ये कहते हैं कि पहली बात, दुनिया में आदमी को जीने का हक है, सही बात। यानी हर आदमी को सरकार खाने पीने रहने और जीने के लिए सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी बनती है। ये मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, सोशलिस्टिक लोगों की सोच ये है। इसलिए उनका कहना है कि अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जितने भी सोशलिस्टिक कंट्री होते हैं उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। लोग सिर्फ वहां काम करते हैं, जो काम करता है उसको पैसा मिलता है तो वो जिंदा रहता है। अब कोई आदमी जो हवाई जहाज से चल रहा है, वो क्यों चाहेगा कि उसे साइकिल पे चलना पड़े? क्योंकि चीन का राष्ट्रपति तो साइकिल पे भी चलता, चलना पड़ेगा उसे, अगर वो पद से हट जाएगा तो साइकिल पर ही चलेगा। तो इस सोच को गरीब आदमी बहुत पसंद करता है और अमीर आदमी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अमीर आदमी जब हम कहते हैं तो कैपिटलिस्टिक कहते हैं उन्हें, और गरीब आदमी आप सोशल हम आप है ही है, जो इस सोच को पसंद भी करते हैं बहुत से लोग। ये समस्या थी वर्ल्ड वार में, जो जिसने हिटलर को जन्म दिया। वास्तव में हिटलर के जन्म लेने की घटना ये विचारधारा थी। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रूस में क्रांति हो गई और फर्स्ट सोशलिस्टिक गवर्नमेंट 1917 में वहां बन गई, और जिसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया। कार्ल मार्क्स के विचार पूरे यूरोप में क्या वर्ल्ड में फैल गए। कार्ल मार्क्स और एंगल्स से उसके दोस्त, दोनों के विचार, ये विचार इतने शक्तिशाली थे, आम जनता को इतना पसंद आया क्योंकि उस समय नई नई फैक्ट्रियां खुली थी, इतना एक्सप्लॉयटेशन था मार्केट में कि 20, 21, 22 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था और पैसे बिल्कुल कम दिए जाते थे। तो जनता इतनी तरस थी कि उन्हें ये विचारधारा बड़ी पसंद आई। तो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट का विचार सेकेंड वर्ल्ड वार ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप समझिए पूरा सेकेंड वर्ल्ड वार ही इस पर डिपेंड करता। वो जो 1917 में हुआ काम रूस में, वो उसने इतनी अच्छी गवर्नमेंट फ्रेम करी वहां पर, या इतना अच्छा काम हुआ कि लोग उससे प्रभावित होने लगे। जितने भी अमीर देश से कैपिटलिस्टिक कंट्री थे, उन्हें कतई ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अंत हो गया, और देखिए वही कि एक वार किसी भी तरीके से दूसरे वार को जन्म देता, वही वहां पर भी हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना बुरा व्यवहार किया गया जर्मनी के साथ कि अल्टीमेटली जर्मनी ने जो है लोग भी बेइज्जत हुए, उनका पैसा भी छीन लिया गया, उनके तमाम एरिया भी छीन लिए गए, उनके उपनिवेश छीन लिए गए, बहुत सारी चीजें उनकी छीन ली गई। मतलब लड़ने वाले तो कई कंट्री थे वहां पर, लेकिन जो नुकसान सबसे ज्यादा हुआ वो जर्मनी को हुआ, क्योंकि जर्मनी को माना गया कि ये युद्ध का दोषी है। वास्तव में था भी ऐसा, लेकिन उस पे इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी किए गए, उसकी सेना खत्म कर दी गई, उसकी शिपिंग ले ली गई पूरी, है ना, उसकी कोयले की खानें फ्रांस ने छीन ली, उसके उपनिवेश सारे छीन लिए। जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, सेनाएं रखने तक पे बैन कर दिया गया। और इसके बाद भी जो जीते हुए देश थे उनको अभी भी उससे बहुत कुछ लेना था, कंपनसेशन, जबकि वो कई हजार करोड़ का दे चुका था और उससे मांगा गया। तो उस कंपनसेशन को देने के लिए उसकी किस्तें बना दी गई, प्रीमियम बना दिए गए कि ये भी आप देंगे। युद्ध की वजह से गरीबी में बुरा हाल था जर्मनी का। अपमानित लोग वैसे महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, तो और परेशान थे इस बात से। अब ऐसे में
वहां पर सोशलिस्टिक गवर्नमेंट हो गई फेमस। जिस समय ये जेल में बंद था उस समय चुनाव हुए, ये इसकी पार्टी भी लड़ी और भी पार्टियां लड़ी, सोशलिस्टिक पार्टी भी लड़ी और जीत गई सोशलिस्टिक पार्टी। यानी वास्तव में इतिहास जो है वो अलग लिखा गया है, होना अलग चाहिए था। होना ये चाहिए था कि यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे पूरे में जो है जैसे फैलती जा रही सोशलिस्टिक गवर्नमेंट, जर्मनी भी उसके अंडर में आता और आज इतिहास कुछ और होता, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सोशलिस्टिक पार्टी जीत गई और इसकी पार्टी जो नाजी पार्टी थी उसको ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, और भी जो पार्टियां थी उनको भी नहीं पसंद किया और राजशाही को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। अब ऐसे में ये डिसाइड था निश्चित, जैसे आपके होता कि गवर्नमेंट अब चेंज ओवर होगा, अब सोशलिस्टिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए दिया जाएगा सारा। ऐसे में जो वहां का चांसलर था, राजा था, उसकी समझ में आया कि यार और कोई रास्ता नहीं है। यानी वहां के अमीर लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, एंटी सोशलिस्टिक गवर्नमेंट के लोगों ने ये सोचा कि कोई रास्ता निकालें, तो उन्हें एक रास्ता समझ में आया, हिटलर वाला, कि हिटलर बहुत चिल्लाता है, इसकी विचारधारा कुछ अलग है, इसको निकाल दो अंदर से। उन्होंने हिटलर को जेल में से छोड़ दिया बिना शर्त। हिटलर बाहर आया, उसने पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया कुछ ही समय में, और देखिए कितनी मिली सोची समझी साजिश थी। उसने एक यात्रा शुरू करी अपनी आर्मी के साथ कि मैं जा रहा हूं बर्लिन को जीतने, और उससे लड़ने कोई नहीं आया, और राजा ने सारी पावर्स उसको हैंडओवर कर दी। यानी जो आदमी जेल में था वहां से निकल के वो सीधे आ गया गवर्नमेंट वाली स्थिति में। और अब उसके सामने प्रॉब्लम क्या होगी आप समझ सकते हैं। वो तो सीधे वहां पहुंच गया, लेकिन दिक्कत क्या थी उसके सामने कि लोगों को भी तो दिखाना था कि मैं क्यों गवर्नमेंट में आ रहा हूं। तो उसने एक छोटा सा षड्यंत्र किया और सारा फिर जिंदगी भर वो जर्मनी के इतिहास बदल दिया उसने क्या कहते हैं, उनका राइस टैग बोलते हैं, जो संसद होती है उसे राइस टैग बोलते हैं। उस राइस टैग में उन्होंने क्या किया कि सब लोग जब मीटिंग चल रही थी तो उसके कुछ ऐसे कमरों में, दूर दराज के कमरों में जो थे उसी संसद के ही पार्ट थे, उनमें आग लगवा दी अपने लोगों से 2-3 जगह पर। और आग लगा दी और वहां पे तुरंत अफवाह फैलाई उसने कि सोशलिस्टिक लोगों ने किया। और अब ये जो है देश में षड्यंत्र करके जो है जबरदस्ती सत्ता पाना चाहते हैं, इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही। फटाक से उसने जो है इमरजेंसी लगा दी, राजा से सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और फिर इमरजेंसी के नाम पे जो उसने मारना शुरू किया है सोशलिस्टिक लोगों को, तो कोई रोकने वाला ही नहीं मिला। फिर तो उसने सारी आर्मी, सारी पुलिस, यहाँ तक कि अपना गुप्तचर विभाग बना दिया, सबकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी, और जितने भी लोग उनके भक्त थे, उसके वफादार थे, उन्हें उसने एक ही बात कही कि कोई जरूरत नहीं कोई मुकदमा दायर करने की, कहीं जहां मिले वहीं मारो। यानी अब सड़कों पर और जगह पर लोगों को सिर्फ अरेस्ट किया जाता था और उनको किसी ना किसी तरीके से मौत के घाट उतार देते थे। किस लिए? केवल ये कह के कि सोशलिस्टिक विचारधारा का है और ये देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अब उसमें कोई भी फंस जाए, जरूरी नहीं कि वो आदमी सोशलिस्टिक, जो भी फंस गया सबको मारा। एक से एक विद्वान मरने लगे, जो लोग विरोध कर रहे थे हिटलर का वो मरने लगे। तब लोगों का दिमाग घुमा कि तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है बड़ी। तो फिर वहां से जो बड़े बड़े विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भागना शुरू किया। इसके लिए वर्ल्ड में एक वर्ड यूज किया जाता है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन का ड्रेन होना, यानी बह जाना, चले जाना। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में अब लोगों को लग गया कि कोई बड़ा विश्व युद्ध होने वाला है, और जो समझदार लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो पैसे वाले थे, वो भाग के चले गए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उस समय नया नया बसा था। उन्हें लगा कि ये ज्यादा बेटर है, शांतिपूर्ण जगह, यहाँ पे रहते हैं। यानी ब्रेन पूरी तरीके से ड्रेनेज होगी। अब बच्चे इन्होंने कुछ ही समय में पूरे उसको करके अपने को चांसलर वहां का घोषित कर दिया। अब उन्होंने अपनी विचारधारा वहां फैला दी कि पहली बात तो, अब देखिए उसने बड़े सोच समझ के बातें फैलाई, क्योंकि उसको इंटरनेशनल एक आइडिया था कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश कैपिटलिस्टिक हैं, वो कभी भी रूस को पसंद नहीं करते हैं। उस समय उसे सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर।
यूएसएसआर यानी रूस को कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि वो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट का है। इस बात की वजह से हिटलर ने क्या किया कि हर बात में वो ये जरूर कहता था अपने भाषण में कि मेरा एम है केवल जर्मनी को बड़ा बनाना और इसके लिए मुझे संसाधन चाहिए और मैं संसाधन रूस के छीनूंगा। मुझे सोशलिस्टिक विचारधारा से नफरत है। कहना तो उसका यह था कि मुझे डेमोक्रेसी से भी नफरत है। वही एक शासक ऐसा रहा जिसने कहा कि डेमोक्रेसी जो है मूर्खों का तंत्र है, और उसने फिर एंटी सोशलिस्ट उसके विचार किस लिए जाहिर किए उसने, उसको समझिए। इसलिए जाहिर किए कि रूस और ये जो आपके फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका कुछ ना कहें उसको। इसी बहाने उसने वो किस्तें देनी बंद कर दी जो उसको देनी पड़ती थी। इसी बहाने उसने अपनी आर्मी बढ़ा ली। इसी बहाने उसने आसपास अटैक करके लोगों को डराना शुरू कर दिया। और ट्रीट के तहत जो ट्रीट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके तहत उसे ये सब नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने आंखें मूंद के रखी। उन्हें लगा कि ये ठीक है, ये सोशलिस्टिक गवर्नमेंट को बर्बाद करेगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि चोरी चोरी हर कंट्री ने, ब्रिटेन ने भी, फ्रांस ने भी खुद जर्मनी के साथ ये संधि कर ली कि तुम मेरे ऊपर अटैक मत करना। इसके बदले में हम तुम्हें अलाउ भी करते हैं इधर उधर जो आप कर रहे हैं, और हम जो भी आपको चाहिए वो भी दे देंगे, यानी संसाधन भी प्रोवाइड करेंगे। अब अचानक वो इतना जबरदस्त कैसे बन गया था, इसी को मैंने कहा था कि उसे आप वर्तमान से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसने सबसे पहले तो वही किया, डिमोनेटाइजेशन। सबसे पहले उसने क्या किया कि सारी जो वो है रुपया पैसा है, उसमें 1000 के जो उसके यहाँ नोट हुआ करते थे और 500 के वाले बंद कर दिए, क्योंकि पैसे नहीं थे गवर्नमेंट के पास। इनको बंद कर दिया गया। केवल आप टैक्सेस ही इनके माध्यम से दे सकते थे, बाकी ये अब पब्लिक में चलना बंद हो गए, बैंक में एक्सेप्ट नहीं किए गए। एक तो उसने ये किया। दूसरे उसने एक विचारधारा अपनी डेवलप कर रखी थी कि उसका कहना था कि विश्व में लोगों को अगर आपको जोड़ना, भक्त बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? एक तरीका है उसका सिर्फ, वो है उन्हें एक ऐसा अफीम पिलाइए, चाहे वो धर्म का हो, चाहे जाति का हो या नस्ल का हो। उसने नस्ल का पिलाया, रेस। उसने कहा आर्यन रेस वर्ल्ड की सबसे अच्छी रेस है और इस रेस के लोग सिर्फ शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम अपनी हार का बदला लेंगे। मैं आपको इतना प्रॉस्परस बनाऊंगा, मैं आपको इतना ताकतवर बनाऊंगा कि हम उसका बदला लेंगे। हर घर में, हर जगह पर उसने सारी एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। हर जगह पे डिफेंस डिफेंस डिफेंस। और सिर्फ उसने साथ देना शुरू किया जो नार्डिक आर्यंस थे, आर्यंस लोगों का। बाकी लोगों को तो उसने जिप्सियों को मारा और इनको पूरी तरीके से मारना, किसी भी वजह से पकड़ के मारना शुरू कर देता था। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अब था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ लोग लड़े जो सैनिक थे, 8 करोड़ तो पॉपुलेशन मारी गई। 8 करोड़ लोग मरे थे पॉपुलेशन के, क्योंकि हिटलर ने एक नई चीज इजाद करी थी। पहले युद्ध होते थे, आप जानते हैं, राजाओं में एक दूसरे की सेना पे अटैक करते थे। हिटलर वो पहला आदमी था जिसने ऐसी शैतानी करी कि उसने किसी देश को हराने के लिए उसके लोगों पर अटैक कर दिया। बम उसके लोगों पर फेंके उसने। तो ये परिस्थितियां इतनी भयानक उसने पैदा कर दी कि पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री, मतलब उसने कैलकुलेशन की थी कि 7 दिन में, 2 हफ्ते में वो हरा देगा फ्रांस को और ये 2 हफ्ते में ब्रिटेन को, और उसके बाद वो रूस में पहुंच जाएगा। और उसने सबसे पहले शुरू भी किया, उसने पोलैंड पे अटैक किया। पोलैंड से पहले उसने फ्रांस पे अटैक करे, उसको हराया, उसका आधा हिस्सा जीत लिया। पोलैंड को अटैक किया उसका, और फिर उसने 1 हफ्ते का टारगेट लिया, ब्रिटेन को अटैक किया। बस यहीं पे उसने एक मिस्टेक करी, वो जो है रूस में भी घुस गया और स्टालिनग्राद में लड़ाई, अंदर तक घुस गया रूस के स्टालिनग्राद जगह पर। अब वहां लड़ाई शुरू हो गई। अब उसे 2 जगह पे लड़ना पड़ा, एक तरफ वो ब्रिटेन से लड़ रहा था, एक तरफ वहां। उसने सोचा था ब्रिटेन को 1 हफ्ते में हरा लेंगे, लेकिन वहां की जो रॉयल एयरफोर्स है उसने उसके इस विचार को बिल्कुल चेंज कर दिया। वहां के लोग पूरी तरीके से जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने उल्टा जर्मनी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। एयर अटैक की वजह से ही ब्रिटेन बचा, वरना ब्रिटेन भी हार जाता। फ्रांस ने तो हार मान ली थी, आधा फ्रांस भी दे दिया था।
उसके बाद उसने पोलैंड अटैक किया। पोलैंड के आसपास जितने चेकोस्लोवाकिया वगैरह सब अटैक करते हुए करीब 10-15 कंट्री को जीत के वो घुस गया रूस में। और रूस बार बार चिल्ला रहा था, वो समझ रहा था कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि सोशलिस्टिक गवर्नमेंट खत्म हो जाए। उसने कहा आप भी बर्बाद हो जाएंगे, ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो बोले इसका क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए, तो उसने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जो लोग लड़ना चाहते हैं वो पीछे से अटैक करें, तो इसे 2 मोर्चे खोलने पड़ेंगे, एक मेरी तरफ और एक उधर। तब उनकी समझ में आया, उन्होंने क्या करा, फ्रांस में सेनाएं भेजी, अमेरिका ने और ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह ने, वो घुसी फ्रांस की तरफ से जर्मनी में। और इधर स्टालिनग्राद में इसको एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं था कि रूस इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। उन्होंने 2 लाख लोगों को तो मार दिया और 2 लाख लोगों से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए उन्होंने। और कुछ ही हफ्तों में वो सारे कंट्रीज को जीतते हुए, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह सबको जीतते हुए जर्मनी में घुस गए। यानी आप समझिए, जब फ्रांस में वो सेनाएं जर्मनी तक आधा ही घुस पाई थी, उससे पहले ये 20 कंट्री को जीत कर और ये घुस गया जर्मनी में। और फिर ये तय हो गया हिटलर को कि वो हारेगा, और उसने जो है सुसाइड कर ली। उसकी भी एक बड़ी अजीब स्टोरी है, लेकिन खैर उसने वहां पर सुसाइड कर ली। जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, एक में सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बनी और एक में कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट बनी। और इसके बाद जो ये अमेरिका, रूस और ब्रिटेन वगैरह सोच रहे थे कि ये एक्सपेंशन ना हो, जो ये आपके सोशलिस्टिक गवर्नमेंट, उसका इतना एक्सपेंशन हुआ कि 15-20 कंट्री बन गए सोशलिस्टिक। लेकिन इन सब में जो तबाही हुई, और जो मैं खास बात मैंने नोट करी हिटलर की, कि वो इतना आश्वस्त था अपनी जीत के लिए कि वो उस समय भी वीडियो कैमरे लेके चलता था, कि उसे मालूम था वो जीतेगा। और चेंज देखिए लोगों का कैसे किया, सबका सिलेबस चेंज कर दिया, सब स्कूल कॉलेज का सिलेबस चेंज कर दिया गया। सिर्फ पढ़ाएंगे तो वीरता की कविताएं, वीरता की कहानियां सिखाएंगे, तो हथियार चलाना, लड़ाई की स्ट्रेटजी सिखाना। और जो आर्यन लेडीज है वो नॉन आर्यन से शादी करेंगी तो उनका मुंह काला करके उन्हें गधे पे घुमाया जाएगा। और जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, 8 बच्चों पे 5 बच्चों पे सिल्वर। ये पूरा वर्णन है, मैं ये किताब में पढ़ाता हूँ। ये हाल उसने कर दिया, और बहुत सारे होटल और बहुत सी जगहों पर ये लिख दिया कि ये केवल आर्यंस के लिए है, और कोई यहाँ नहीं आएगा। पीला सितारा भी ये वो पब्लिक को ये शो करके कि एक फोकस कि मेरा साथ दो, क्योंकि मैं आर्यन हूँ, आप भी आर्यन है, मैं बदला लेना। सर, तो उसने हर ऐसे प्रयास करके जनता के दिलो दिमाग पर, आप कभी उसके भाषण उसपे देखिएगा जो ओरिजिनल, जब वो बोलता था पब्लिक पागलों की तरीके से चिल्लाती थी, इतना बढ़िया वक्ता था। उनके हाथ छूने के लिए भी मतलब उसके बाद अगर वो इशारा कर दे कि इस जगह को आप तोड़ दें या लूट लें, तो वो लूट लेंगे। इस तरीके की उसके भाषण हुआ करते थे। वैसे भाषण तो दोबारा दुनिया में सुने ही नहीं गए। जी। तो इन रेफरेंस को जब आप करते हुए देखेंगे, इस लेसन को आप पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि वो लड़की क्या लिख रही है, वहां पर क्या सोच थी जिससे वो डरी हुई थी, जर्मनी की किस सोच से वो डरी हुई थी। और वो क्योंकि वो लोग थे यहूदी, तो उन्हें वो पकड़ता था, ले जाता था किसी ना किसी बहाने से कंसंट्रेशन कैंप में, तो वो लोग वहां छुप गए थे। लेकिन उनका बैड लक कि अल्टीमेटली वो पकड़े ही गए। और उसने किस तरीके का जिंदगी भुगती उसके बीच में, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसके बाद की जिंदगी के बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं। जिस समय वो अंदर बंद हुई होगी, वहां जो कुछ हुआ होगा वो लिखा नहीं गया, उसे तो सोच के लोग कांप जाएंगे। क्योंकि वहां तो न खाना मिलता था न वो, और भागने पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक के तार लगे होते थे, उनसे भाग भी नहीं सकते थे। तो इतनी भयानक मौत देता था वो कि जिसको आप कहें कि जो उसकी डायरी में लिखा है वो तो एक पक्ष है केवल, लेकिन उसके बाद का पक्ष उससे भी भयानक था। जो अच्छा हुआ जिसे लिखने के लिए वो जीवित नहीं रही। दीक्षित सर, हमारा समय समाप्त हो गया है, और सब बच्चों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और हमारी क्लास को आपने सजीव बना दिया। बच्चों को भी इससे बहुत लाभ हुआ होगा। पंकज, जरा सर का धन्यवाद आप ज्ञापित करें। पंकज कुमार 2। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज आप आए क्लास, सर बहुत ही अच्छा लगा एकदम सर। मतलब मैंने वो जब कहानी पढ़ी, उससे डायरी के पन्ने पढ़े, तो कहानी आधी समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई।
आज हाँ। पूरी कहानी क्लियर हो गई। और साथ ही जी। सर आपने बताया हिटलर का दूसरा पक्ष, वो सर कोई बताता नहीं है जल्दी। सब बताते हैं हिटलर बुरा था, लेकिन आपने सर पूरा बताया। आप हमारी क्लास में ऐसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने हमारी बात मानी और बच्चों के बीच रहे, इसलिए पूरे कक्षा 12 की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जब जब लगेगा सर आपकी ज़रूरत है, अभी इतिहास और भी पढ़ना बाकी है थोड़ा सा, तो ये और भी पाठ हैं हमारे, तो हम आपको जी। बुलाएंगे। आशा है आप तब भी आएंगे। बहुत जी, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। जी। बच्चों थैंक यू मैडम। थैंक यू बच्चों, आप जल्दी से लीव कर जाओ क्योंकि दूसरे पीरियड का Thank you, टाइम। हाँ थैंक यू थैंक यू बेटा। सर। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। जल्दी से आप लीव कर जाइए, है ना, ताकि आपके अगले पीरियड में मुश्किल ना हो। इतना सुंदर सर ने बताया। वेलकम बेटा। मैं तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके उससे। और थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम।